Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss the more important topic dual nature of matter and radiation. And this is going to be very important video if you are preparing for PGT Physics or Term 2 board exams. And this is इसमें से टॉपिक हर एक मतलब KVS, NVS, HTET या किसी में से भी क्वेश्चंस बन के आते हैं इस चैप्टर में से। तो इस पूरे चैप्टर को हम एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप टर्म 2 बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये पूरा कंसेप्ट, पूरी यूनिट सिंगल वीडियो में मिल रही है। और इसके अलावा आपको अलग से कुछ करने की इस चैप्टर में कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लगभग सब चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में। चैप्टर का नाम जो है ड्यूल नेचर। देखो, ड्यूल नेचर का मीन्स क्या होता है? जिसके दो नेचर हो। ठीक है, ड्यूल मीन्स टू टाइप्स ऑफ नेचर। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? मैटर एंड रेडिएशन की। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस मीन्स मैटर के भी दो नेचर हैं एंड रेडिएशन के भी दो नेचर हैं। ये हम इस पूरी यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं कि मैटर का। अब देखो, मैटर जो है, मैटर हमें पता है किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो मैटर का पार्टिकल नेचर है, ऑल ऑफ अस नो। ठीक है, लेकिन मैटर का कोई और नेचर भी है। मैटर का एक पार्टिकल नेचर हमें पता है। क्या मैटर का कोई और नेचर भी है? सिमिलरली रेडिएशन, रेडिएशन हमें पता है क्या है? एक बीम ऑफ लाइट है, इस टाइप से आ रही है। तो रेडिएशन का एक जो वेव नेचर है वो हमें पता है, लेकिन रेडिएशन का भी एक और नेचर है। तो मैटर और रेडिएशन दोनों का ड्यूल नेचर है, और वो क्या है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वॉच टिल द एंड। देखो, इसके लिए पहले जो छोटी छोटी टर्म्स है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसमें क्या यूज होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ टर्म फोटोन। फोटोन देखो किसको कहा है? फोटोन एक क्वांटाइज टर्म है। एक क्वांटम में ये लगा लो, क्लासिकल और क्वांटम में मैंने पहले भी डिफरेंस बताया था कि क्लासिकली होता है कि एक एग्जांपल से इसको ऐसे समझो कि क्लासिकली हो गया जैसे एक बकेट से दूसरे बकेट में आप पानी डाल रहे हो सीधा एक बकेट से दूसरे बकेट में, और अगर आप मग की हेल्प से डाल रहे हो तो वो क्वांटम हो गया। क्वांटम में हमने क्या किया? एनर्जी को डिवाइड कर दिया इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्वांटम में हमने ये कह दिया कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं होती, एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या है? स्मॉल पैकेट्स है एनर्जी के, और हर उस पैकेट को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h इंटू न्यू। सो फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, कोई सोर्स है जिससे रेडिएशन निकल रही है। रेडिएशन निकल रही है तो उसकी एनर्जी होगी, और वो जो एनर्जी है वो पैकेट्स में डिवाइडेड है, और हर पैकेट जो है, उस हर एक पैकेट जो है उसकी कुछ एनर्जी है जो एच न्यू है, और उस हर एक पैकेट को क्या बोलते हैं? हम फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और हर फोटोन की एनर्जी कितनी है? h इंटू न्यू। यहाँ पे h जो है, h को हमने बोल दिया प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। कितनी होती है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन आ रही है सोर्स से उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है उसको डिनोट करते हैं हम न्यू से। तो ई का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है? ई इज इक्वल टू एच न्यू। कुछ प्रॉपर्टीज है फोटोन की। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स देखो, सबसे पहली बात जो है, फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसकी डेफिनेशन से भी ये बात क्लियर है कि फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स हैं ये। सेकंड है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। थर्ड इज मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। फोर्थ है फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं होता फोटॉन्स पे, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं ये। एंड ऑल द फोटॉन्स एमिटेड फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट ट्रेवल विद सेम स्पीड। जितने भी फोटॉन्स निकल रहे हैं लाइट के सोर्स से, ठीक है, जितने भी फोटॉन्स निकल रहे हैं वो सब सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगे। कितनी स्पीड से ट्रेवल करेंगे? दे विल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखो, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अब फोटॉन्स की भी जो
स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में डिफरेंट होगी। सपोज पहले एयर में है तो उसकी स्पीड अलग होगी, एयर से वाटर में आया, मीडियम चेंज हुआ तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो फोटॉन्स जो हैं वो लाइट के पार्टिकल्स भी हम कह सकते हैं। लाइट के पार्टिकल्स क्या हैं? फोटॉन्स। और उनकी स्पीड जो है वो वैसे तो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, लेकिन अलग अलग मीडियम में उनकी स्पीड चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर फोटॉन्स न्यूट्रली पार्टिकल्स, हमने बोल दिया कि फोटॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं फोटॉन की जो जिसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उनका रेस्ट मास 0 होता है, मोमेंटम h/लैम्डा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रल हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑल फोटॉन्स एमिटेड बाय सोर्स ऑफ लाइट, उनकी स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर वो मीडियम चेंज करते हैं तो उनकी स्पीड भी चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब जो मेन टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट होने वाला है दैट इज क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये हम पूरा पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अब देखो, मैंने बात की थी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का जो पार्टिकल नेचर है, ठीक है, मैटर का पार्टिकल नेचर होता है और एक उसका वेव नेचर भी होता है। ऐसे ही रेडिएशन का क्या होता है? पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो इन्हीं दो नेचर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी डिस्कस करेंगे जिससे वेव नेचर रेडिएशन का प्रूफ होगा और पार्टिकल नेचर इसका प्रूफ होगा मैटर का। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक वर्ड से आप लोग क्या समझते हो? फोटो इलेक्ट्रिक, इस वर्ड को 2 टर्म्स में डिवाइड करो, फोटो एंड इलेक्ट्रिक। फोटो वर्ड्स कहाँ से आया? फोटोन से। और इलेक्ट्रिक एक अलग वर्ड हो गया। ठीक है, यानी कि फोटोन यानी कि जो लाइट एनर्जी आ रही है, फोटोन एक लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी को ही हमने स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहा है और उस एक पैकेट को हमने फोटोन कहा है। ठीक है, तो इट इज द फिनोमिना। तो फोटोन जो आ रहा है, फोटोन से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसको हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि हम किसी सरफेस पे लाइट फॉल कराएंगे और वो लाइट फॉल कराने की वजह से उस बॉडी में करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सो वो प्रोसेस क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ऐसा कह लो, इट इज द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। हमने लाइट फॉल कराई, एक मेटल सरफेस है उस पे हमने लाइट फॉल कराई। ठीक है, लाइट फॉल कराई और उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे, वो सर्किट कंप्लीट करेंगे तो वो करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। जब हम रेडिएशन डाल रहे हैं एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की उसके ऊपर। ठीक है, ये अब हमने सुटेबल फ्रीक्वेंसी की बात क्यों की है? क्योंकि यहाँ पे देखो हम एक टर्म डिस्कस करते हैं, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट, जो यहाँ पे मैंने ली है। ठीक है, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है लाइट की। ठीक है, उससे अगर हम नीचे की फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो उस मेटल में से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को उस थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रखेंगे तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है? कि फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशन की दैट शुड बी ग्रेटर देन थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो पॉसिबल होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? देखो क्या होगा जब एक लाइट वेव आ रही है, वो किसी सरफेस पे पड़ रही है। अब वो जो सरफेस है उसके अंदर भी क्या है? पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं। ठीक है, अब वो जो एटम्स है उसमें क्या है? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम में से निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। फिर उस इलेक्ट्रॉन को उस जो मेटल का सरफेस है उससे निकालने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए।
सबसे पहले तो वो जो इलेक्ट्रॉन एटम है, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। वो जो मेटल हमने लिया है उसमें काफ़ी सारे एटम्स हैं, तो काफ़ी सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए पहले एनर्जी चाहिए। फिर जब वो इलेक्ट्रॉन एटम्स में से निकल जाएँगे तो जो एटम्स हैं उन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो पॉजिटिव आयन बन जाएँगे, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को वापस अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट हमें उससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उस मेटल सरफेस से बाहर निकालना है, तो हमें थोड़ी और एनर्जी चाहिए। ठीक है? तो इसलिए जो लाइट है जो आ रही है बाहर से, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाए। उसकी फ्रीक्वेंसी या कह लें एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि कम से कम उसकी इतनी एनर्जी तो हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम और मेटल के सरफेस से बाहर आ जाए, चाहे उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो ना हो। ठीक है? तो इसलिए जो एक जो बैरियर रखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, वो इसीलिए रखा है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हम देंगे, सपोज़ जो एटम है अंदर, उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है? एटम को हमने उस इलेक्ट्रॉन को हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए उस सरफेस से। लेकिन अगर हम जो इंसिडेंट है वही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, तो वो इजेक्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो इसलिए क्या है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ टर्म रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ 2 टर्म्स है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है? मेटल सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर इजेक्ट करना है, सिंपल इजेक्ट करना है, आगे वो ट्रेवल कर रहा है या नहीं कर रहा है दैट डजंट मैटर। तो सिंपल मेटल सरफेस में से उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, तो उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज नॉन एज वर्क फंक्शन। ठीक है? और वर्क फंक्शन को हम डिनोट किससे करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। विद इन द ब्रैकेट मैंने लिखा हुआ है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम पूरे चैप्टर में न्यू नॉट से डिनोट करेंगे। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जिससे नीचे क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है? इतनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की होनी ज़रूरी है। इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। एक और टर्म इसके साथ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होते हैं। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं तो मैक्सिमम वेवलेंथ कहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो इफ यू आर सेइंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी देन मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी कि लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ विच कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, दैट इज नॉन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है? द फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिट फ्रॉम मेटल सरफेस इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज मोर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है? तो जो वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट की, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होनी चाहिए। ये बात मेनली इस प्रोसेस में पूरा ध्यान रखने वाली है। ठीक है? इसके बाद देखो हम आगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ली गई, क्या उसके रिजल्ट निकले, वो सब इस पे देखेंगे। अभी तक हमने जनरल डिस्कशन किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। इट इज जस्ट द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। सो यहाँ पे देखो सोर्स है, यहाँ पे एक इवैक्यूएटेड चैम्बर सा बना हुआ है। ठीक है? बाहर क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। अब यहाँ पे क्या है देखो, ये यहाँ पे सी और ए मैंने 2 प्लेट्स बनाई हुई हैं। ठीक है? एक चैम्बर है ऐसे, वो चैम्बर क्या है? इवैक्यूएटेड चैम्बर है। उसमें मैंने सी और ए 2 प्लेट्स बनाई हुई हैं। यहाँ में मैंने सी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, ए को एमीटर लगा के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो ए पे जो हम पोटेंशियल दे रहे हैं वो कैसा पोटेंशियल दे रहे हैं? यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं इन द स्टार्टिंग। ठीक है? स्टार्टिंग में हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, बाद में नेगेटिव भी देंगे। फिलहाल जो फिगर में शो किया हुआ है वो क्या है कि पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। अब वो सोर्स से क्या हो रहा है? लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है विंडो के थ्रू। किस पे पड़ रही है? सी पे पड़ रही है। सी क्या है? एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लगाई है। फोटो सेंसिटिव क्यों कहा है? जो फोटोन को सेंस करे। फोटोन्स अगर उसके ऊपर पड़ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाए। अगर फोटो सेंसिटिव प्लेट नहीं है, कोई अदर नॉर्मल है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही होंगे। ठीक है?
तो सोर्स से फोटो सेंसिटिव प्लेट पे लाइट आ रही है, लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, बाहर की डायरेक्शन में, और वो किधर की तरफ आ रहे हैं, ए प्लेट की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ए को मैंने किस पे रखा है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है। अगर ए को मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि लाइट जब पड़ रही है एक फोटो सेंसिटिव सरफेस से, उस पे से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, दैट इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर हम इस सर्किट को कंप्लीट कर दें और ये करंट फ्लो होने लग जाए इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये जो करंट होगा, ये कौन सा करंट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, एक बार देख लीजिए। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, फोटो सेंसिटिव प्लेट सी जो मैंने बताया, जो एमिटर है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मेटल प्लेट्स ए कलेक्टर, मेटल प्लेट मेटल प्लेट सी आएगी कलेक्टर, विंडो डब्ल्यू। व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन अ फोटो सेंसिटिव प्लेट सी, अब लाइट अगर फोटो सेंसिटिव प्लेट पे फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हो रहे हैं प्लेट में से सी की तरफ, दीज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, और इनको क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। प्लेट ए इज सेटअप एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ सेल, सो दीज एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्लेट ए। अब आप लोगों को ये सब समझ आ रहा होगा कि ए को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए और वो ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये जो फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है इन आउटर सरफेस दैट रिजल्ट्स इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट विच इज मेजर्ड बाय एमीटर यूज्ड इन द सर्किट। तो जो सर्किट में एमीटर हमने लगाया है वो क्या करेगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेक करेगा कि कितनी उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक विंडो थी, सी प्लेट थी, ए प्लेट थी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना। अब ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हुई इस पे, तो वो है देखो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हमने अलग अलग टाइप से करके देखा, एक बार जो बाहर से लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया, एक बार उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे, कभी वो जो हमने ए प्लेट पे पोटेंशियल लगाया था कभी उसको हम चेंज करके देखेंगे। तो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हम लेंगे, ठीक है। तो वही हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो रेडिएशंस हम फॉल करा रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होगा। तो देखो इसमें एक चीज बहुत क्लियर यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जब भी हम इंटेंसिटी बढ़ाने की बात करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने की बात करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटॉन्स एंटर कर रहे हैं उनको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ फोटॉन्स सरफेस पे फॉल कर रहे हैं हम उनको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी अगर इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा आ रहे हैं, और एक फोटोन है वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे से निकाल सकता है। इसका मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। एक चीज़ है कि इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और अगर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो फोटॉन्स उस लाइट में हैं उसकी एनर्जी बढ़ेगी। उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, जितनी एनर्जी उन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकालने में देनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज देनी है, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, और बाकी की जितनी भी एनर्जी बची है वो कहाँ यूज होगी, एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो ये इसी से थोड़ा आगे एक्सप्लेन करूंगी तो थोड़ा ज़्यादा सही आपको लगेगा। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो क्या है कि जब हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, इंटेंसिटी को बढ़ाया तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में देखा क्या फ़र्क आया। तो ये एक हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे शो हुआ, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा। क्यों बढ़ा वो रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज होंगे, ठीक है। कितने फोटॉन्स आ रहे हैं सरफेस पे वो इंक्रीज होंगे। एक फोटो इलेक्ट्रॉन एक
एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता है। सो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो एक ही तरफ आ रहे हैं, उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है। इसलिए जो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में जो ग्राफ बना है वो कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ सेकंड देखो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट होगा। अब देखो ए प्लेट है, उस पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। अगर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट होना शुरू होंगे उसकी तरफ तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ए प्लेट ए पे आ जाएंगे। अब और फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग में क्या होगा कि जैसे ही हमने पोटेंशियल बढ़ाया वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं सब के सब आगे हैं ड्यू टू पॉजिटिव पोटेंशियल, अब कोई और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं आने के लिए। तो अब क्या होगा, जो वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी एक सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो था जब हमने जीरो से इंक्रीज किया, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट photoelectric current increases gradually and attains a saturation value, एक saturation value आ जाएगी। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा भी दे ए की तो देयर विल बी नो इंक्रीज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और क्यों नहीं होगा वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और है ही नहीं आने के लिए, ठीक है। अब अभी तो हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे थे, अब नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। अब सपोज एज्यूम करो ए को आपने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। अगर ए को नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो क्या होंगे, ए से रिपेल होंगे। ए से रिपेल होंगे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा, जितना पहले आ रहा था उतना नहीं आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कुछ भी करके प्लेट ए तक पहुंच जाएंगे, उस नेगेटिव रिपेलिंग फोर्स को ओवरकम करके वो वहां तक पहुंच जाएंगे। बट अगर और आप नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करे जा रहे हो तो एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिसपे सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आना बंद हो जाएंगे। कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो ए प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उस पोटेंशियल को, उस नेगेटिव पोटेंशियल को जिस पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन ए प्लेट पे नहीं पहुंच रहा, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बहुत मेन टर्म है इस चैप्टर में, ठीक है। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक बात तो ये याद रख लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिसपे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आना बिल्कुल बंद हो गए हैं, ठीक है। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल है। तो क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट ए एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, दैट इज नॉन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पे अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे देखो सैचुरेटेड करंट शो हो रहा है, ठीक है। ये पोटेंशियल बढ़ाया हुआ है, ठीक है। देखो जीरो से जब ऊपर पोटेंशियल है तो करंट पहले बढ़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जा रही है। और जीरो से अगर नीचे देखेंगे, नेगेटिव में देखेंगे तो V01, V02, V03 दिया हुआ है। तो ये अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है। जो न्यू 1 फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, न्यू 1 सबसे कम फ्रिक्वेंसी है, यानी कि इसके पास सबसे कम एनर्जी होगी, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। न्यू 2 ज़्यादा एनर्जेटिक जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा है। और न्यू 3 के लिए और ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है इन जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है उतना ज़्यादा ही यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यही इस ग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हेंस एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विद इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, अगर एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन ए प्लेट पे आएंगे, सो वी हैव टू अप्लाई मोर नेगेटिव पोटेंशियल टू स्टॉप देम। सो इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी, अगर हम फ्रिक्वेंसी में फोटो इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं
तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो देयर इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड इससे पहले क्या किया था, इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों अलग अलग टर्म है, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड सेकेंड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये 4 टर्म्स है जो आपस में कोरिलेटेड है, इनका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, एक और ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो वही है लेकिन ये अलग अलग इंटेंसिटी के लिए की हुई है, अलग अलग फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इफ वी अप्लाई अ नेगेटिव पोटेंशियल टू प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग एट अ सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि ये I1 जो है वो कम करंट है, I2 थोड़ा ज़्यादा है, I3 थोड़ा कम है, लेकिन जैसे हम पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं करंट कम हो रहा है और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो जीरो हो जा रही है। रीज़न क्या है, रीज़न भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, एक बार इसमें से पढ़ के भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए, more number of photoelectron reaches the plate A as they are attracted by positive potential of A। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल A को देंगे उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन उस पर पहुंचेंगे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा एंड अटेन अ सेचुरेशन वैल्यू, सेचुरेशन वैल्यू आ जाएगी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की। नाउ द सेचुरेशन स्टेट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम सी रीचेस टू ए। जितने भी सी से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो सब के सब ए पे पहुंच गए हैं। वो सिचुएशन है जहाँ पे सेचुरेशन करंट आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। नाउ इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल टू ए, अब अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ए। ठीक है, अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल होंगे। ठीक है, और क्या होगा, ओनली एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट पे पहुंच पाएंगे, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू तो डिक्रीज होगी। ठीक है, अब अगर इसको हम फर्दर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पे देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के बीच में हमें ग्राफ दिया हुआ है, दोनों ग्राफ न्यू 01 और न्यू 02 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये न्यू 01 और न्यू 02 क्या है, थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी है मेटल ए और मेटल बी के लिए। अगर न्यू 01 से पहले देखो ग्राफ ही न्यू 01 से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले फ्रिक्वेंसी जो है, उससे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी से पहले इजेक्शन होगा ही नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रिक्वेंसी न्यू 01 जो है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, लीनियर रिलेशन है इनके बीच में, यही ग्राफ में शो किया हुआ है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वी नॉट से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्यू इंटू वी होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो चार्ज मैंने ई ले लिया, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसको हमने वी नॉट से डिनोट किया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे, ई वी नॉट। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो बाहर से एनर्जी आ रही है फोटॉन्स की, उनके एच न्यू नॉट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, एच बाई ई न्यू नॉट। और एच न्यू नॉट जो है वो क्या है, मेटल का वर्क फंक्शन है, तो उसको हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं। यही यहाँ पे इस ग्राफ का इंटरसेप्ट भी आ रहा है नीचे। ठीक है, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। न्यू 01 क्या है, थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी है मेटल ए के लिए, और न्यू 02 मेटल बी के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। टर्म 2 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लॉज क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको देखो, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, जो जो हमने अभी पढ़ा है उसको हमने एक डेफिनेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया जिसको हमने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा है। देखो एक हमने क्या पढ़ा था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे थे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा था, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यही फर्स्ट वाली लॉ में कहा है, फॉर अ लाइट ऑफ एनी गिवन फ्रीक्वेंसी photoelectric current is directly proportional to intensity of light
प्रोवाइडेड फ्रिक्वेंसीज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये कहा हुआ है। सेकंड पॉइंट देखो, फॉर अ गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हमने बोला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई भी इजेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ये भी हमने पढ़ लिया। एक हमने पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, कुछ फिक्स्ड एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए वो वहाँ पे यूटिलाइज होगी, बाकी की एनर्जी क्या होगी, जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी। तो वही थर्ड पॉइंट है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी के साथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से इंडिपेंडेंट है। अगर नंबर ऑफ देखो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, लेकिन उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो इमिशन, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी कि टाइम लैग नहीं है, जैसे ही रेडिएशन स्ट्राइक हुई वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होगा। 10⁻⁹ सेकेंड, बहुत स्मॉल टाइम उसको इजेक्ट होने में लग रहा है, नेग्लिजिबल टाइम है, तो वो एक जस्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, बहुत कम टाइम में क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ लॉस थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जो हमने ऑब्जर्वेशंस की थी उसी से कुछ कंक्लूजन निकला था, उन्हीं को लॉज हमने बना दिया। उसके बाद आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये कैसे आएगी देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहा हमने, और एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन को हमने क्या कह दिया, फोटोन, और उस फोटोन की एनर्जी भी हमने बताई थी इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब अगर आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो कहाँ अप्लाई हो रही है, वो कहाँ यूज हो रही है, तो वो जो इंसिडेंट एनर्जी हो आ रही है वो क्या करेगी, एक तो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, फिर अगर एनर्जी बची है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जो बची हुई एनर्जी है। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग गई, बची हुई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो कहाँ यूटिलाइज होगी, तो वो एनर्जी कहाँ होगी, वो एज अ काइनेटिक एनर्जी उस फोटो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी जो अभी अभी इजेक्ट हुआ है। तो जो एनर्जी है ई, वो टू वेज में कहाँ यूज हो रही है, फर्स्ट इट रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, सेकेंड द रिमेनिंग एनर्जी इज यूज टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो एनर्जी सप्लाई हुई वो कहाँ कहाँ यूज हुई, एनर्जी कंज्यूम्ड इन इजेक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, और कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, जितना उसका मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन होगा, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया वर्क फंक्शन, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी की जो रिमेनिंग एनर्जी है वो क्या प्रोवाइड करेगी, उस फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, तो ई इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा यहाँ से। ई एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वी मैक्स हमने यूज किया यहाँ पे। फाई नॉट वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच न्यू नॉट होता है, जहाँ न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये एच वाली टर्म्स को हम एक साइड ले लेंगे तो क्या आएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये एक्सप्रेशन डराइव करने का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। नेक्स्ट, एक नंबर में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या कंफर्म कर रहा है, तो इट कंफर्म्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का वेव नेचर तो हमें पता है, किससे पता है, इंटरफेरेंस से। हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, हमने डायफ्रैक्शन पढ़ा, पोलराइजेशन पढ़ा, वहां से हमें लाइट का वेव नेचर कंफर्म हो गया। लेकिन लाइट का पार्टिकल नेचर कहाँ से कंफर्म हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जहाँ हमने लाइट को
पार्टिकल्स फोटॉन्स के टर्म्स में पढ़ा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंफर्म्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और जो रेशियो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड टू द इंसिडेंट फोटोन है दैट इज लेस देन 1। इसका मीनिंग क्या है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंसिडेंट फोटोन से कम ही इजेक्ट होंगे, क्योंकि अगर हमने 5 फोटोन इंसिडेंट कराए तो 5 ही फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, उससे कम निकलेंगे, क्योंकि कोई ऐसा फोटोन भी उनमें होगा जो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। कोई ऐसा फोटोन भी होगा जिसपे इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाए। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हुए हैं दैट विल ऑलवेज बी लेस देन नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंसिडेंट फोटॉन्स। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आई थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने अभी बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होती है, तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल लिख दिया, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये सब फॉर्मूलेस जो हैं, ये फॉर्मूलेस आप लोगों को लर्न करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं इन पे बेस्ड। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलेस ध्यान रखने हैं। ये ग्राफ देखो, एक फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन आया है पैरेलल टू न्यू एक्सिस। सो ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। नेक्स्ट देखो, इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, इनमें भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी का रिलेशन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर इन दोनों को आपस में रिलेट कराओगे, इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो जस्ट स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है पैरेलल टू इंटेंसिटी एक्सिस। टाइम और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में अगर ग्राफ हमें मिलेगा तो टाइम के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, तो एक इस टाइप का हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ये है क्या, अब हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अभी आगे नहीं लिखा, रेडिएशन का हम आगे देखेंगे। फर्स्ट है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, मैटर की बात हम कर रहे हैं। वही मैंने अभी बताया, मैटर का पार्टिकल नेचर, मैटर का वेव नेचर। इसका देखो, रेडिएशन का तो हमने कर लिया, रेडिएशन का वेव नेचर होता है हमें पता है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, इन सब ने रेडिएशन का वेव नेचर शो किया। और रेडिएशन का पार्टिकल नेचर किसने शो कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ने। अब अगर रेडिएशन का ड्यूल नेचर है तो मैटर का भी ड्यूल नेचर होना चाहिए। मैटर का पार्टिकल नेचर होता है हमें पता है, ठीक है, लेकिन मैटर का वेव नेचर भी होता है, तो ये अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैटर के वेव नेचर के बारे में डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी, फिर डेविसर और जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ से उन्होंने रिजल्ट निकाला, और वो रिजल्ट जो है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो उन्होंने रिटर्न में दिया था उससे मैच हो रहा था। तो हमने कहा कि मैटर के भी दो नेचर हैं, ड्यूल नेचर है मैटर का भी, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, मैटर का वेव पार्टिकल नेचर तो कन्फर्म्ड है, मैटर का वेव नेचर किसने कंफर्म किया, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। पहले कंसेप्ट दिया जाता है, थ्योरेटिकली बताया जाता है, वो किसने बताया, डी ब्रॉगली ने। फिर एक्सपेरिमेंट किसने किया, डेविसन एंड जर्मर ने। जब थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंट वैल्यू से मैच हो गई तो हमने कहा कि हाँ, मैटर का भी ड्यूल नेचर है, मैटर के साथ भी वेव एसोसिएट होती है। तो ये किसने बताया था, देखो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमारे पास एक आई थी। डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली अ वेव इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, और उसकी वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सिंपल उसने बात की थी कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पार्टिकल के साथ क्या होगा, एक वेव एसोसिएट करेगी, उस वेव को हमने क्या कहा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब उसकी वेवलेंथ क्या होती है, वो डेराइव एच ओवर एम वी उसने बताया, वो कैसे डेराइव हुई वो भी एक्सप्लेन किया। देखो डेरिवेशन, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी क्या होती है फोटोन की, एच न्यू होती है। अब अगर हम फोटोन को पार्टिकल कंसीडर करें जिसका मास m है, तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू mc² होता है। दोनों को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी, एच न्यू विल बी इक्वल टू mc²। यहाँ से m क्या आ जाएगा, एच न्यू बाय c²। सो एज फोटॉन्स मूव विथ स्पीड c, तो उसकी मोमेंटम क्या आ जाएगी, मास इंटू वेलोसिटी। मास हमारे पास क्या हो गया, एच न्यू ओवर c² इंटू वेलोसिटी क्या आ जाएगी, c। सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा,
न्यू को अगर हम नीचे ले लें, पी क्या हो जाएगा, एच ओवर सी बाय न्यू, सी बाय न्यू क्या होता है, लैम्डा, तो पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा आ गया, और लैम्डा क्या आ जाएगा, एच बाय पी। ठीक है, मटेरियल पार्टिकल का मास एम और वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो पी की जगह एम वी आ जाएगा, तो लैम्डा क्या आ गया, एच ओवर एम वी। तो यहाँ से डी ब्रॉगली जो मैटर के साथ जो वेव एसोसिएट होती है, डी ब्रॉगली वेव, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होता है, लैम्डा ओवर इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। बहुत छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन नहीं आती है, ये इस पे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं या इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड, लेकिन एक बार देख लेनी चाहिए। अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और टेम्परेचर में भी रिलेशन है, ये भी देख लो एक बार क्या रिलेशन है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ टेम्परे क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हमने 11th क्लास में स्टडी की थी थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी पार्टिकल है उसकी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT, जहाँ पे के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो 3/2 kT उस पार्टिकल की एनर्जी होती है। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, तो यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसल, एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 kT, यहाँ से वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 kT बाई एम, एंड वी विल बी अंडर रूट 3 kT बाई एम। लैम्डा क्या होता है, एच बाई एम वी होता है, हमें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और टेम्परेचर में रिलेशन बताना है, तो लैम्डा एच बाई एम वी होता है, एच ओवर एम, वी की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, तो एम अगर ब्रैकेट के अंदर होएगा एम स्क्वायर आ जाएगा, तो लैम्डा क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, एच ओवर अंडर रूट 3 m kT। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, तो इसको लर्न रखना है। लैम्डा और टी में अगर रिलेशन पूछा जाए, क्या रिलेशन आता है लैम्डा और टी में, तो क्या आता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 3 m kT। जो भी आपके पीजीटी फिजिक्स के एग्जाम्स होंगे उसमें भी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इन्हीं कुछ जो फॉर्मूलेज हैं उन पे बेस्ड आएंगे, तो ये फॉर्मूलेस को ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक्सप्लेन मैंने पहले इसलिए किया क्योंकि कुछ कंसेप्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, जो जिसके लिए मेन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो अंदर से निकाल निकाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में आ गया। आप वो किसी भी पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, कोई भी पार्टिकल है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, कोई भी पार्टिकल नहीं, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई वी भी दे सकते हैं हम, दोनों को हमने इक्वेट किया, जहाँ पे वी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दोनों को हमने इक्वेट किया, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर 2 EV के इक्वल आ गया, वी स्क्वायर 2 EV बाई एम आ गया, वी क्या आ गया, अंडर रूट 2 EV बाई एम, लैम्डा एच बाई एम वी होता है, यहाँ से वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो 2 EMV आ गया यहाँ से। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड एच की वैल्यू भी हमें पता है 6.63 इंटू 10⁻34। ये सब वैल्यू इस फॉर्मूले इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, जहाँ पे वी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है या पोटेंशियल है। तो जब भी हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की निकालेंगे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, और अगर दूसरी वैसे किसी भी पार्टिकल की निकालनी है तो उसके लिए जो पिछला फॉर्मूला था वो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो इस सेशन का है वो क्या है, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी ने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल कहो उसको कंफर्म किया था। तो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स द वेव नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि वेव नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल किसने कंफर्म किया, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन किसने कंफर्म किया, तो ये सब चीजें हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन किसने कंफर्म किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। वेव नेचर ऑफ मटेरियल किसने कंफर्म किया, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने। इन्होंने क्या किया, देखो एक इलेक्ट्रॉन गन ली, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन गन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की एक कॉलीमेटेड बीम आएगी, कॉलीमेटेड मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक ही फिक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, और वो कहाँ गई, ऐसे नीचे निकल क्रिस्टल पड़ा हुआ है उससे स्कैटर्ड होगी और इधर
अलग अलग बीम आएगी स्कैटर्ड, और उस स्कैटर्ड बीम को हम डिटेक्टर में ऑब्जर्व करेंगे, डिटेक्टर को अलग अलग एंगल पे रख के। जैसे यहाँ पे 5 एंगल पे दिखाया हुआ है, तो ऐसे अलग अलग एंगल पे रखा, किस एंगल पे कितनी इंटेंसिटी आ रही है बीम की वो हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यही एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वॉट। दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू फॉल ऑन निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल पे पड़ेगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन बाय एटम ऑफ क्रिस्टल। इंटेंसिटी स्कैटर्ड बीम की वो मेजर करेंगे यूजिंग द डिटेक्टर एट 5 एंगल, एंगल 5 के एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड डायरेक्शन। यहाँ से तो इंसिडेंट आ रही है, स्कैटर्ड तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो 5 की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमें हुई, इसके लिए 4 ग्राफ हमें ऑब्जर्व हुए। 44 वोट पे, 48 पे, 54 पे, 60 वोट पे। फाई जब 50 डिग्री था, पहले हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि जो फाई है, जो स्कैटर्ड बीम है, अगर वो फाई 50 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है, उस पर फिर हमने ग्राफ ऑब्जर्व किए, तो ये 4 ग्राफ हमारे पास आए। ये जो किंक है ये पहले स्मॉल था, फिर ये थोड़ा इंक्रीज हुआ 48 पे, 54 पे ये मैक्सिमम हुआ, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो मैक्सिमम जो आया वो किस पे आया, जब पोटेंशियल 54 है और फाई की वैल्यू 50 डिग्री है, तब आया है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। नाउ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी, इंटेंसिटी मैक्सिमम किस डायरेक्शन में आई, जब 550 है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है हमारे पास, 54 वोट है। तो अब इसकी मैथमेटिकल हमने, ये तो ऑब्जर्वेशन हुई, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रॉन्स फॉल कराए, स्कैटर्ड हुई वो निकल क्रिस्टल से, उसको हमने ऑब्जर्व किया अलग अलग डायरेक्शन में डिटेक्टर रख के। तो हमें जो रिजल्ट मिला वो ये मिला कि फाई की वैल्यू 50 हो और पोटेंशियल की वैल्यू 54 वोल्ट हो, तब इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है। अब हम इसको देखेंगे मैथमेटिकली। तो द मैक्सिमम इंटेंसिटी 54 वोल्ट और 550 पे किसकी वजह से आ रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहे हैं डिफरेंट एटॉमिक प्लेन से, उनकी वजह से। और अब वो इंटरफेरेंस हो, इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्रैग डायफ्रैक्शन कहते हैं। और ब्रैग डायफ्रैक्शन की एक इक्वेशन होती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब जो हमें वैल्यूज मिली है वो यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे। 550 डिग्री थीटा ग्लांसिंग एंगल है, देखो यहाँ पे भी देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, थीटा प्लस 5 प्लस थीटा, ये 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, यही टर्म हमने यहाँ यूज किया है, थीटा प्लस 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइव की वैल्यू 50 हमने ले ली, 2 थीटा इज इक्वल टू 180, यहाँ से थीटा क्या आ गया हमारे पास, 65 डिग्री आ गया। ठीक है, एटॉमिक प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है, 0.91 एंगस्ट्रॉम है। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2d साइन थीटा, तो 2d 0.91 एंगस्ट्रॉम रख लिया। साइन थीटा की वैल्यू 65 डिग्री आ गई। जब हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया तो हमें 1.66 एंगस्ट्रॉम मिला। तो डेविसर और जर्मन एक्सपेरिमेंट से जो हमें वेवलेंथ निकल के आई है वो कितनी आई है, 1.66 एंगस्ट्रॉम। अब इसको हम मैच करेंगे क्या, डी ब्रॉगली के कंसेप्ट से भी ये आ रही है। तो डी ब्रॉगली के कंसेप्ट में देखो 12.27 अंडर रूट वी फॉर्मूला हमने निकाला था, तो v की जगह 54 रख के देखो, यही वैल्यू आ रही है 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंट वैल्यू में एक क्लोज एग्रीमेंट जब भी होता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ हमारी बात सही है, ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म है। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसलिए कंफर्म हो गया। तो ये कुछ था डेविसर और जर्मन एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये कुछ ड्यूल नेचर के बारे में था। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर, दिस ऑल टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। इफ यू फाइंड this video useful for your future exams, then please don't forget to share the video and subscribe the channel. Thank you.